नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है उनके बारे में समझेंगे, और जो हेनरी फेयोल ने जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, जो 14 पॉइंट्स उन्होंने बताया है कि इस प्रकार से आपको मैनेजमेंट करना चाहिए, उनको अपन समझेंगे और उनको क्या करेंगे ऐसा कि उनको रामायण के साथ थोड़ा कनेक्ट करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने हमें, फेयल साहब से भी पहले हमें पता था कि ये किस प्रकार से काम करना चाहिए। वो हमें हमारे प्राचीन इतिहास में भी हमें पहले ही बताया गया है कि मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाएगा। उसको हम रामायण के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर हम और भी अच्छी तरीके से और डिटेल में समझेंगे। पहला ये है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्यों बनते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो अपन जब भी किसी भी घर में या फिर किसी भी घर की छत पर अपन को जाना होगा तो हम उसके घर में छत के ऊपर किसी भी तरीके से और भी तरीके से ऊपर किसी पाँव रख के ऊपर चढ़ सकते हैं, पर वो एक व्यवस्थित तरीका नहीं है। हमें ऊपर अगर हमें चढ़ने में हमारा पाँव फिसल गया तो हम नीचे भी गिर सकते हैं। वो एक सेफ तरीका नहीं है और हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो बेहतर तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या करते हैं, वहाँ छत पर जाने के लिए हम सीढ़ियाँ बनाते हैं, स्टेप्स बनाते हैं ऊपर जाने के लिए। तो वो स्टेप्स ही मैनेजमेंट में कहलाते हैं प्रिंसिपल्स। तो मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो होते हैं प्रिंसिपल्स। इन तरीकों से अपन अगर काम करते हैं तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेसफुल रहता है, हमारा मैनेजमेंट स्किल्स बहुत शानदार होती है, वो अपन देखेंगे। तो जो फेयल साहब ने जो पहला अपना प्रिंसिपल दिया है वो है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन। मतलब क्या बोला है इन्होंने कि जो भी काम हो उनको एक डिवाइडेशन किया जाए सभी कामों को। किसी भी बिजनेस में एक काम तो होता नहीं, बहुत सारे काम होते हैं, जैसे फाइनेंस का काम होता है, फिर सेल्स का काम होता है, परचेज का काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, स्टाफिंग का काम होता है। तो ये सारे काम अलग अलग होते हैं। तो इनको पहले डिवाइड करो, इनको मिक्स मत करो, इनको क्या करो, डिवाइड करो। और डिवाइड करेंगे तो उनमें अच्छी तरीके से आप उनको काम कर पाएंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद क्या करना है कि जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी हैं, जो वर्कर्स है, जो उन कामों के लिए एक्सपर्ट है, उनमें उनकी एक्सपर्टीज है, तो उनको वो काम सौंपे। जैसे कि आपका एक कर्मचारी है या एक वर्कर है, वो सेल्समैन अच्छा है, वो क्या करता है, वो माल अच्छी तरीके से बेच पाता है, तो हम उसको क्या करेंगे, आप उसको बोलेंगे आप माल बेचे, ना कि आप उसको ये नहीं बोलेंगे कि तू ये मैनेजमेंट कर, ये अपने जो वर्कर है इनकी स्टाफिंग करने का काम कर। नहीं, उसको बोलो कि तू सेल्समैन बन और वो माल है जो अपना प्रोडक्ट है उसको सेल करने में काम कर। तो वो सेल करने में वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा और वो अपनी एक्सपर्टीज ज़्यादा दे पाएगा उस काम को। तो ऐसे ही हमें जो फाइनेंस का काम करेगा उसको फाइनेंस का काम दिया जाना चाहिए, और जो सेल्स का काम करेगा उसको सेल्स का काम दिया जाना चाहिए। वही बोल रहे फेयल साहब की बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, जो काम का बंटवारा करे और जो काम का बंटवारा करने के बाद जो उस काम में सबसे सर्वोत्तम है, जिसको उस काम करने को विशिष्टकरण है, उसको स्पेशलाइजेशन है उस काम में, उसको वो काम सौंपे। यही अपन काम रामायण में कैसे करेंगे। तो रामायण में क्या होता है, जब भगवान राम, अपन इसी को समझ लेते हैं राम सेतु का। तो राम सेतु पर जाने के लिए उन्होंने जब वो समुद्र देवता बाहर आए, उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पे इसके हमारे ऊपर से एक सेतु बनाकर आप जा सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अभी भगवान राम ने सोचा कि यार अभी ये सेतु कौन बनाएगा, इसमें एक्सपर्ट कौन है। तो एक्सपर्ट कौन है उस सेतु को बनाने में, एक्सपर्ट होते हैं नल और नील, दो वानर होते, कौन होते हैं, नल और नील। इन दो वानरों को ये काम सौंपा जाता है। ठीक है, ये काम क्यों सौंपा गया इनको, क्योंकि ये पुल बनाने, ये स्ट्रक्चर बनाने में माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। और दूसरा काम पत्थर लाने का, वहां से जो रेत है वो लाने का, ये काम हुआ बाकी वानरों का। तो ये क्या हुआ, भगवान राम ने क्या किया, काम को डिवाइड किया कि पत्थर और रेत लाने का काम दूसरे वानर करेंगे और स्ट्रक्चर बनाने का, जो सेतु बनाने का काम करेंगे ये दो वानर नल और नील आगे रहकर काम करेंगे। तो जो जिस काम में एक्सपर्ट है उस काम को वो सौंपे। ये हमें पहले से ही पता है, ये हमारे पौराणिक पुस्तकों में हमें पहले से ही दिखाया गया है कि हमें किस प्रकार से डिवाइड एंड स्पेशलाइजेशन का काम करना चाहिए, जिससे हमें अच्छे उत्तम रिजल्ट मिल सके। जो कि राम सेतु रामायण कब हुआ और आज तक वो राम सेतु बना हुआ, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट थे, उस काम को करने में नल और नील एक्सपर्ट थे और उन्होंने अपने अच्छी तरीके से वो पुल बनाया। ये हो गया अपना पहला सिद्धांत।
दूसरा हो गया प्रिंसिपल, क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई कि जब भी कोई वर्कर या फिर कोई भी अपना ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कोई मैनेजमेंट कर रहा है, तो जब वो मैनेजमेंट कर रहा है तो उसको उतने अधिकार दिए जाने चाहिए जितने उसको दायित्व मिले हैं। मतलब कैसे कि जैसे कि आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 1 CR रुपए, 1 CR का फंड गेन करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आपको 1 CR गेन करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन पर क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा ना, उस पर उधार लाना पड़ेगा ना। किस पे उधार लाएंगे, अपने आप पे तो उधार लाएंगे नहीं ना। तो उसको ये भी राइट होना चाहिए कि वो संस्था के ऊपर इतना ऋण कर सके, इतना क्या कर सके, क्रेडिट कर सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर, ये उधार ला सके, लोन ला सके अपने ऑर्गेनाइजेशन पे 1 करोड़ रुपए का। तो 1 CR लाने के लिए 1 CR का उसके पास लाइबिलिटी तो है कि 1 CR आपको लाना है, ये लाइबिलिटी होगी, पर लाएगा क्या, वो अपने आप पे अपने ऊपर तो लाएगा नहीं ना, ऑर्गेनाइजेशन पे लाएगा। तो ये उसको राइट भी होना चाहिए कि आप 1 CR अपने ऑर्गेनाइजेशन पर क्रेडिट कर सकते हैं, लोन कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर। ये आपको एक अधिकार और दायित्व होना चाहिए। जैसे कैसे कि भगवान राम ने जब ये अंगद को, जब अंगद था, अंगद रावण से मिलने को गया, तो अंगद को जब भगवान राम ने रावण से उधर वो शांति प्रस्ताव भेजा कि आप हमें सीता दे दीजिए और हम युद्ध नहीं करेंगे, आपसे लड़ेंगे नहीं, क्यों अपन को ऐसे ही लोगों की जान गंवानी है, क्यों आपको नुकसान करना और आप हमारा नुकसान करेंगे। तो ये शांति प्रस्ताव भगवान राम ने रावण के साथ भेजा। वो अंगद को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, उन्होंने क्या दी, उन्होंने अंगद को क्या दिया, दायित्व दिया कि आप जाइए वहां पर और ये आपका दायित्व है और ये मेरा जो संदेश है, ये जो मेरा मैसेज है वो रावण तक पहुंचाइए। तो वो पहुंचाने को गए, ये उनको दायित्व मिला, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी के कि आप ये अच्छी तरीके से आप हमारा मैसेज वहां तक पहुंचाएंगे। तो वो उन्होंने अंगद गए वहां पर, जो हॉल था उसमें बैठे थे रावण, और उनको बताया ये सारी चीजें। तब रावण ने बहुत उनका अपमान किया, भगवान राम का अपमान किया। तो भगवान राम ने उनको अधिकार दिया, किनको, अंगद को, कि अगर आपको ये ऐसा कुछ भी लगे तो आप ये उनको वापस रेस्पॉन्स भी कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है आप सिर्फ मैसेज सुना के आ जाए कि ये बोला, नहीं, आपको ये भी राइट है अगर वो कुछ बोले, कुछ आपके साथ रेस्पॉन्स करे रावण, तो आप उसको जवाब भी दे। तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि मैं जब अपने ये मेरा ये पाँव है वो जमीन पर रखता हूँ, और अगर आपके किसी भी योद्धा ने मेरा पाँव उठा लिया तो हम युद्ध नहीं करेंगे, हम वापस चले जाएंगे। ये उनको क्या था, अंगद को राइट दिया था, जितनी उनको लाइबिलिटी दी गई थी उतना का उतना उनको राइट भी दिया गया था। इसी प्रकार से आपको भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी किसी को दायित्व दे रहे, किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे, तो उस काम को करने की उनको अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ था जो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड हो गया प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं तो आपको राइट टाइम पे, जब ऑर्गेनाइजेशन पे आ रहे हैं तो टाइम पे आना चाहिए, सही व्यवस्थित तरीके से आना चाहिए, ड्रेसिंग कोड होना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से आपको खड़ा होना चाहिए, जब आपका बॉस आ रहा है तो आपको उनको ग्रीटिंग करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन के अंदर आती है जो आपको ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में बहुत काम करती है। जैसे डिसिप्लिन का भी अपन रामायण में बहुत अच्छा तरीका है कि आपने देखा होगा कि बंदर सबसे बड़े बदमाश जानवरों में से आते हैं, कि वो कहीं एक जगह टिक नहीं सकते। अगर आप उनके साथ मस्ती करेंगे तो वो भी आपके साथ बहुत मस्ती करेंगे। पर भगवान राम ने इतना उनके अंदर डिसिप्लिन रखा कि बंदर और भालुओं की सेना से उन्होंने विश्व के सबसे बड़े राजा उस वक्त के उन्होंने उसको हराया, रावण जो राक्षस राज था उसको हराया। तो डिसिप्लिन था, तभी उन्होंने वो बंदरों और भालुओं की सेना को लंका तक पहुंचाया एक पुल के द्वारा। भारत से श्रीलंका तक जाना वो भी बंदरों के साथ सेना लेकर, ये कुछ न कुछ तो उसमें डिसिप्लिन रहा होगा, तभी वो वहां तक पहुंच पाए और युद्ध जीत पाए। ठीक है, डिसिप्लिन होना जरूरी है। ये अपना फेल साहब का तीसरा सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत है आदेश की एकता। आदेश की एकता कहता है कि जब कोई कर्मचारी होता है या फिर कोई वर्कर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये समझिए अपना वर्कर रहते हैं और ये ऊपर अपना ऑर्गेनाइजेशन रहता है। ठीक है,
और यहाँ पे कौन रहेगा, ये मैनेजमेंट के रहेंगे और ये वर्कर रहेंगे अपने, ये अपने वर्कर है, ठीक है, वर्कर्स हो गए, ये मैनेजमेंट। तो फेरल कहते हैं कि आपको हमेशा अपना जो वर्कर रहेगा उस वर्कर के ऊपर एक ही अधिकारी होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जब किसी वर्कर को आप ऑर्डर दे रहे तो एक ही मैनेजर या फिर एक ही व्यक्ति द्वारा उसको ऑर्डर दिए जाने चाहिए, जिससे क्या क्या हो कि उसको कंफ्यूजन ना हो अपने ऑर्डर्स के साथ। जैसे अगर किसी एक ही व्यक्ति को, जैसे ये एक व्यक्ति है, इसके दो मालिक है, जैसे ये किराने की शॉप पे काम करता है, समझ लीजिए एग्जांपल अपने को, ये किराने की शॉप पे काम करता है और इसके सेठ दो हैं, सेठ इसके दो हैं। तो जब इसका सेठ कहेगा कि भाई आज अपने को ऐसा कर, दुकान पे बैठा है, तो ये कहेगा ये अपने गुड़ का कट्टा खत्म हो गया, जा गुड़ लेके आ जा, ठीक है। ये एक सेठ ने इसको बोला कि गुड़ लेके आ जा, और उसी टाइम इस सेठ ने इसको बोला कि जा ये अपना ये कस्टमर है, इसको होम डिलीवरी करके आ, ये जो आइटम पड़ा है ये होम डिलीवरी करके आ। तो अब ये कंफ्यूज हो गया, ये वर्कर है, ये क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, किसके साथ, दोनों सेठ के ऑर्डर के साथ। अब उसको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। कैसे, या तो वो कस्टमर को डिलीवरी पे जा सकता है, या फिर ये गुड़ का कट्टा लेके आ सकता है अपने दुकान पे। इसीलिए क्या कहते हैं, फेयल कहते हैं कि हमेशा एक कस्टमर को, एक ही वर्कर को एक ही सेट या फिर एक ही मैनेजर के द्वारा उसको ऑर्डर दिए जाने चाहिए, जिससे ये कंफ्यूज ना हो और अपने काम को अच्छी तरीके से कर सके। अगर ये टाइम समझ लीजिए, इसने 1 बजे कहा कि जा 1 बजे डिलीवरी करके आ जाना, और इसने कहा कि सुबह 10 बजे कर देना, तो ये कंफ्यूज नहीं है, तो ये काम कर देगा कि ये 10 बजे जाके पहले गुड़ का कट्टा ले आएगा और 1 बजे जाके डिलीवरी कर देगा, तब तो इसको कंफ्यूजन नहीं है। पर दोनों ही कहें 1 बजे, दोनों 1 बजे कहे, दोनों साथ में बैठे हैं और दोनों ने कहा कि जाओ ये लेके आओ और वो करे, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर वो चूज करेगा। इसी को खत्म करने के लिए क्या कहा उन्होंने कि एक व्यक्ति को एक ही आदेश मिले, एक ही आदमी से आदेश मिले, तो वो अच्छे तरीके से काम कर पाएगा, ठीक है। ये हो गई अपनी आदेश की एकता। इसको रामायण के साथ भी जोड़ सकते हैं, रामायण के साथ भी जोड़ सकते हैं कि भगवान जब राम लीडरशिप कर रहे थे तो वो अंगद को सिर्फ जो ये सुग्रीव थे उनकी सेना को भगवान राम ऑर्डर नहीं दे रहे थे, भगवान राम सिर्फ सुग्रीव को ऑर्डर दे रहे थे, और उन दोनों के बीच में ही वो कॉन्वर्सेशन हो रही थी। भगवान राम उनको बोल रहे थे कि आप कीजिए, ये करवाइए, ये करवाइए, तो वो एक ही कम्युनिकेशन। अगर भगवान राम के साथ लक्ष्मण भी उनको सुग्रीव जी को ऑर्डर देने लग जाए कि आप अपनी सेना को थोड़ी टुकड़ी को इधर भेजिए, थोड़ा इधर भेजिए, तो वो कंफ्यूज हो जाते। उनका सफल होने का एक काम रहा कि भगवान राम और लक्ष्मण दोनों उस के सुग्रीव के साथ कंफ्यूजन पैदा नहीं कर रहे थे। भगवान राम सिर्फ भगवान राम ही उनको ऑर्डर दे रहे थे और वो उनको इंप्लीमेंट कर रहे थे, जिससे वो उनका युद्ध आगे चल सका और वो जीत को पा सके। आगे वाले भी जो पॉइंट्स रहेंगे उनको भी अपन आगे डिटेल में समझेंगे उनको।